इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं वो एक एग्जांपल से आपको शो करता हूं मैं। दो इवेंट्स हैं किसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड, और सैंपल स्पेस है क्या कि आपको एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। ताश के 52 पत्ते हैं, उनमें से कार्ड्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो एक इवेंट है आपका ई, कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, ये एक इवेंट है। और एक इवेंट एफ है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ओके, सो हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं, तो ये आ गई 1/4, प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। दूसरी प्रोबेबिलिटी पी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस कितने होते हैं 4 होते हैं, एस किसको बोलते हैं इक्के को बोलते हैं, तो 4 होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने 52, तो ये हो गई कितनी वैल्यू हो गई 1/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/13। क्लियर है। अब फाइंड आउट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो मैं इनके बीच में एक लाइन बना देता हूं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल्स टू। अब ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब हुआ कि एक एस आपको ड्रॉ करना है और वो स्पेड का होना चाहिए, यानी कि स्पेड को हिंदी में क्या बोलते हैं हुक्म का इक्का होना चाहिए, और वो कितना होगा टोटल बाउंड कार्ड में से 1/52, एक ही होगा वो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, तो एस कितने होंगे 4 आउट ऑफ 52, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 52 से 52 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4। और कमाल की बात देखिए कि ये प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो भी उतनी ही है, यानी कि अलग से अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई when f has occurred is 1/4 which is also equals to probability of e, यानी कि f के अकर होने का, दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि f के अकर होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ e पे कोई फर्क नहीं पड़ा। f अकर होता है तो भी प्रोबेबिलिटी e इवेंट की उतनी ही है, एफ अकर नहीं होता है तो भी प्रोबेबिलिटी ई इवेंट की उतनी ही है। दोनों कंडीशंस में सेम आंसर आता है 1/4, ठीक है। तो सिंपल कंक्लूजन इससे यही है कि एफ इवेंट जो है उसके अकर होने का ई इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गॉट इट, ठीक है। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या है, मैं इसको भी अलग कर देता हूं। दूसरा केस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू, वो देखिए कितनी होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन एफ, यानी फिर वही वैल्यू 1/52, ये √2 जैसा लिखा गया, 52 लिखना है मुझे, 52, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है 1/4। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए इनको 4 से ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा 1/13 विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, हाँ या ना, देखिए यहां वो भी 1/13 है, यानी कि यहां भी इवेंट ई के अकर होने से और ना होने से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अब भी 1/13 है जब इवेंट ई अकर हो चुका है, और वो पहले भी 1/13 थी जब इवेंट ई अकर नहीं हुआ था। गॉट इट। तो इस टाइप के जो इवेंट्स हैं, इस टाइप के जो इवेंट्स हैं अलग से लिख देता हूं मैं, देखिए इन्हीं के नीचे।
when probability of E when F has occurred is equals to probability of E, या फिर probability of F when E has occurred is equals to probability of F। इस टाइप के जो इवेंट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब सीधी सी बात है, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, यानी कि इनको दूसरे से के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलिए ये एक तरीके से इसको डिस्क्राइब करना हुआ, हम दूसरा तरीका भी देखते हैं। ये डेफिनेशन है आपके बुक में, डेफिनेशन नंबर 2। सो ये जो कंडीशन इसमें बताई गई है ये उसी डेफिनेशन का पार्ट है, मतलब वही डेफिनेशन है। ठीक है जी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस केस में तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और इस केस में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये जीरो नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए पहले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, और जो सेकंड केस है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। और आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो आप उसको फिर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात। अच्छा, इसी चीज को एक और तरीके से भी देखते हैं हम। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F has occurred is equals to probability of E intersection F divided by probability of F, or according to multiplication theorem on probability I can write this as probability of E intersection F equals to probability of E when F has occurred multiplied probability of F, या यूं लिखूं इसको कि पहले probability of F और फिर probability of E when F has occurred, सिंपल। और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो ये लिख दिया हमने। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये जो कंडीशन है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, so equals to probability of F into probability of E, and we know that why this happened, because probability of E when F has occurred is equals to probability of E, independent events, due to independent इवेंट्स। ये इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और इसको आप दोनों तरीके से करके देख लें, आंसर आपका सेम ही आएगा। देखिए अगर मैं इसको यूं लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, सो यहां से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन E लिखूं या E इंटरसेक्शन F लिखूं, कम्यूटेटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, जो आपका इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है वो। सो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, फिर वही प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E, सेम। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे करें चाहे वैसे करें, आंसर आपके पास वही आना है। क्लियर है? तो अगर ये कंडीशन हो, अगर ये कंडीशन होती है, इसका मतलब जो इवेंट्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 3। और ये चेक करने का क्राइटेरिया भी है, दो इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट तभी कहलाएंगे जब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। यानी कोई इवेंट E है और कोई इवेंट F है, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, सेम सैंपल स्पेस पे, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आपको मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो आप कह सकते हैं कि जो इवेंट्स हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम। पहले तो क्या है कि अगर दो इवेंट्स हैं E एंड F, तो उनकी प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, अगर ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर आ जाती है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और अगर ये इक्वल्स टू नहीं होती, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर क्या हो गए? डिपेंडेंट इवेंट्स। सिंपल सी बात है, दो इवेंट्स जो हैं वो या तो डिपेंडेंट होंगे या फिर इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट होंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, एक कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। सेकंड पॉइंट है अपना, सेकंड पॉइंट में देखिए, एक कंफ्यूजन हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं रखनी है आपको। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं हम अकॉर्डिंग टू देयर प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? दो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरीके से अगर हमें मिलती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर ये कंडीशन हमें मिलती है तो वो इंडिपेंडेंट है, नहीं फिर क्या है? वो डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रोबेबिलिटी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे हम उनके अकरेंस से। मान लीजिए कोई दो इवेंट्स हैं ए और बी, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे डिसाइड करेंगे हम कि इसके आउटपुट और इसके आउटपुट जो इन इवेंट्स के अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस का जो आउटपुट होगा, जो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। यानी कि ए अकर हो गया, इसका मतलब गारंटी है आपको कि बी अकर नहीं होगा। जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों एक साथ अकर होके भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जैसे इसी केस में है अपना इवेंट ई है जिसमें आपके स्पेड आने हैं, और इवेंट एफ है जो एग्जांपल अपना चल रहा है। इवेंट ई में आपको स्पेड मिलने हैं और इवेंट एफ में आपको एस मिलना है ना? ठीक है, और दोनों अकर हो रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ, आपको स्पेड भी मिल रहा है और किसका? आपको एस भी मिल रहा है और स्पेड का एस मिल रहा है। बट दोनों इवेंट्स जो हैं वो क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसके बराबर आ रहा है। गॉट इट? तो सीधी सिंपल सी बात है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ही ये है कि एक अकर हो गया तो दूसरा फिर नहीं हो सकता, यानी वो डिपेंड हो गए ना एक दूसरे पे। और डिसाइड हम किसके बेस पे करेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो हम डिसाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी के बेस पे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उनके आउटपुट के बेस पे कि सैंपल स्पेस क्या आ रही है उनकी इवेंट के अकॉर्डिंग, जो सबसेट होगा सैंपल स्पेस का वो क्या बन रहा है। अच्छा, ये बात तो हम कर रहे थे एक ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट पे कि जिसके दोनों ये इवेंट्स हैं, ई और एफ का जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो दोनों का सेम है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए दो अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और उसमें एक में इवेंट ई है और दूसरे में इवेंट एफ है, तो उस कंडीशन में भी हमारी यही रिलेशन जो है वो यूज करेंगे हम। वैलिड रहेगा ये भी कि उनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम तभी कहेंगे जब दोनों एक्सपेरिमेंट एक साथ कंडक्ट हों और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो आपको मिले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये अलग अलग कैलकुलेट की जाए, इवेंट ई की उसके रैंडम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से और इवेंट एफ की उसके रैंडम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। गॉट इट? ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट अपना क्या है कि मान लीजिए तीन इवेंट्स हैं ए, बी और सी, और ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं ये कैसे पता करेंगे? तो इसमें भी वही कंडीशन रहेगी अपनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
सी अगर ये वैल्यू आपकी इक्वल्स टू आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अगर ये कंडीशन आती है तो हम कहेंगे कि ये तीनों इवेंट्स जो हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और नहीं आती ऐसी तो कहेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। गॉट इट? ओके।